अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज सोमवार है 16 मार्च और सन है 2020। इस्लामाबाद का वेदर बहुत अच्छा है, धूप निकल आई है। जो पिछले कई दिनों से बारिशें और वो ठंड का सिलसिला था वो थोड़ा सा रिलीफ खुनकी है, लेकिन धूप निकली हुई है। और जो ख़बरें आज आपके साथ शेयर करूँगा, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है कि जो भारत है उसको मुंह की खानी पड़ी है। सार्क ममालिक की जो तंजीम है उसमें भारत की दरख्वास्त पर पाकिस्तान जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई सार्क लीडरशिप की इस सारे ख़ित्ते में कोरोना वायरस के मामले को डील करने के लिए, उसमें शरीक हुआ। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू उन्होंने की और नरेंद्र मोदी बैठा सुन रहा था। जम्मू कश्मीर जो हमारा मकबूजा कश्मीर भारत के कब्ज़े में है, वहाँ पर जो मुसलमानों की हालत है, वहाँ पर जिस तरह कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, उस पर भी बात हुई, एक मौका मिला। और दूसरा जो एक अहमियत थी पाकिस्तान की, क्योंकि सार्क की जो तंजीम थी उसमें भारत की हेजमनी ने बहुत ज़्यादा एक मामले को बिगाड़ के रखा था और पिछले कई सालों से भारत सार्क के इजलासों में आता भी नहीं था। तो वो जो एक डिप्लोमेटिक कामयाबी है बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान की, प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान और जनरल बाजवा को इसका जाता है क्रेडिट। उस पर मैं आज आपसे बात करूंगा। लेकिन एक और इशू जो है, एक जो वज़ारत ख़ारजा के कुछ अफसरान ने इंकशाफ किया है, एक जो साबिक़ सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक बात कही है जिसने बड़े संगीन किस्म के सवाल उठा दिए हैं। और वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने बतौर ख़ास कुलभूषण जाधव का नाम लेने से वज़ारत ख़ारजा को मना किया हुआ था। और इसके साथ साथ जो भारत के ऊपर जो वो कश्मीर में जो मज़ालिम हैं या इस ख़ित्ते में जो उनकी हेजमनी है उसको एक्सपोज़ करने के लिए जो वज़ारत ख़ारजा अमूमन बयान देता है, इन बयानात से नवाज़ शरीफ साहब ने मना किया हुआ था। भारत के ख़िलाफ़ वो कहते थे कि कोई बयान नहीं देना, कोई मुँह नहीं खोलना। तो ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं, तो फिर क्या एजेंडा क्या था नवाज़ शरीफ साहब का, उसके हवाले से बड़े संजीदा सवाल हैं। और तस्नीम अफजल साहिबा जो हैं, तस्नीम कौसर या इस तरह तस्नीम साहिबा जो हैं, वो साबिक़ रही हैं वज़ारत ख़ारजा में, बड़ी आला ओहदेदार पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा में। और उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें तीन चार चीज़ें उन्होंने बताई हैं जो हुई हैं नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में, जिससे अगर हम अब उनको ज़िक्र करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरीके से कश्मीर के मामले को रोल बैक कर लिया गया था, किस तरीके से भारत को प्रायोरिटी दी जा रही थी। और ये वो एजेंडा है जो अमेरिका का एजेंडा है, क्योंकि अमेरिका इस ख़ित्ते में भारत को चाइना का मुकाबला करने के लिए उसने अपना लाई बनाया। और अमेरिका की ख्वाहिश यही रही कि भारत को इस ख़ित्ते में एक डिसाइसिव रोल हो। अब ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ आपसे, जो अमेरिका की ख़ारजा पॉलिसी की जो तरजीहात हैं या जो उनके अब फंडामेंटल्स इस इलाके के लिए हैं, उनका अगर हम जिक्र ना करें, उनको अगर हम ना देखें, तो हमें इस बात की समझ नहीं आएगी कि हमारे बाज़ अकाबरीन अगर कुछ कर रहे थे तो वो क्यों उन्होंने ये बात की, क्यों उन्होंने ये गुफ्तगू की। मिसाल के तौर पे अगर इंडियन हेजमनी अमेरिका को दरकार थी तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी मना कर दिया कि जनाब भारत के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देना वज़ारत ख़ारजा में। और अब आपको मैं याद दिलाता हूँ, दो लोग थे जो नवाज़ शरीफ साहब के अंडर थे। वज़ीर ख़ारजा का ओहदा वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पास ही रखा था। एक सरताज अज़ीज़ साहब थे और दूसरे तारक फ़ातमी साहब थे। तारक फ़ातमी साहब के हवाले से ये बहुत ख़बरें आईं कि वो अमेरिका के बहुत नज़दीक थे, CIA के बहुत नज़दीक थे और उन्हीं की जो पॉलिसीज़ हैं उसी को इम्प्लीमेंट करवाने में वो हमेशा बड़े मुस्तैद रहे और बड़ी महारत से वो काम करते रहे। और जो प्राइम मिनिस्टर को वो एडवाइस करते थे, मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ इस वक्त बड़ी ज़िम्मेदारी से कि प्रो इंडियन जो बयानात थे अमेरिका के कहने पर, वो जो लिंक था वो बीच में तारक फ़ातमी साहब का था। अब जनाब जो और बड़ी वहाँ बात हुई जो बताई है वज़ारत ख़ारजा के अफसरान ने कि ट्रेडिशनली पाकिस्तानी जब भी इंडिया का दौरा करते थे
पाकिस्तान के सरबराहान मुमलिकत, तो वो जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरान हैं, जो कश्मीर में आज़ादी जो लीड कर रहे हैं, अली गिलानी और जो दूसरे हमारे जो लीडर हैं, उनके साथ हमेशा मुलाकात और इंटरेक्शन होती थी पाकिस्तानी लीडर्स की। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो कायदीन हैं, उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला, मुलाकात का सिलसिला बंद कर दिया गया। और एक ये वो डिमांड थी जो इंडिया करता रहा था पाकिस्तान से, और कहता था कि ये जब आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों से मिलते हैं आके, तो आप भारत के इंटरनल मामलात में मुदाखलत करते हैं। नवाज़ शरीफ साहब गए, फ़ौज की, हमारी सिक्योरिटी इदारों की जो रिकमेंडेशन थी उसके बरखिलाफ़ वो गए नरेंद्र मोदी साहब की हल्फ वफ़ादारी में। फिर उन्होंने मोदी साहब को अपने घर भी बुला लिया। तो जो भारत के ख़िलाफ़ बयानात देने का सिलसिला जो रोका गया था, उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उससे फ़ायदा जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को हुआ। और फिर जिंदाल के साथ उनकी जो थी मीटिंग्स, स्टील के बिजनेसेस, अपने उनके बच्चों के बहुत सारे जो रियल इस्टेट के वेंचर हैं यूके में, उसमें इंडियन इन्वेस्टर हैं। तो जो भी किया नवाज़ शरीफ साहब ने, उसका डायरेक्ट जो बेनिफिट था वो उनको हुआ, उनकी ज़ात को हुआ या भारत को हुआ। पाकिस्तान को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मैसेजेस यही गए कि हम कश्मीर को अबैंडन कर रहे हैं। अब ये आपके लिए फिर जानना, और मैं ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि भारत ये चाहता था कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान बात करना छोड़ दे, और उसने विस्पर किया इसराइलियों के ज़रिए अमेरिका के कान में। और अमेरिकन्स ने पाकिस्तानी जो हुक्मरान है, जिनको वो जो अमेरिका की वाशिंगटन की मदद से जो इक़्तिदार में इस्लामाबाद में आते थे, उनसे कहा। तो उसमें आप देखें कि कश्मीर के मामले को अबैंडन किया। अब जब आसिफ ज़रदारी साहब की गवर्नमेंट थी, तो आसिफ ज़रदारी साहब ने तो हद ही कर दी। जब मुंबई हमले हुए तो उन्होंने कहा कि ISI का जो चीफ़ है उसको हम भारत भेज देते हैं। ये कहा कि जी वो भारत आएगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के ISI के चीफ़ को ज़रदारी साहब ने ये हुक्म दे दिया कि जी आप जाएं भारत। तो ये तो फिर जनरल इशफाक परवेज़ कियानी और पाकिस्तानी फ़ौज के जो लोग थे, उन्होंने ये मशवरा दिया ज़रदारी साहब को, और मशवरा भी इस अंदाज़ में दिया कि ज़रदारी साहब को समझ आ गई कि मुझे जो हमारे ISI के सरबराह हैं उनको नहीं भेजना चाहिए भारत। तो वो मामला रुका। अब जो वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम बता रहे हैं वो यही है कि नवाज़ शरीफ साहब बतौर ख़ास और पीपल्स पार्टी एक हद तक, अमेरिका का प्रेशर था और भारत की जो तरजीहात थी उसके मुताबिक काम हो रहा था। कश्मीर को अबैंडन किया गया। कुलभूषण यादव के हवाले से बड़ा एक नरम रवैया अपनाया गया, और ये इसमें एक साजिश थी कि जिस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया है भारत कुलभूषण यादव का मामला, अगर उस वक्त पाकिस्तान इसको अपोज़ कर देता, अगर पाकिस्तान कहता कि हम इस मसले को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो उस कोर्ट की तश्कील हो ही नहीं सकती थी। क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में है कि तमाम मेंबर स्टेट्स का एग्री होना ज़रूरी है। जो इल्ज़ाम लगाने वाला जो इल्ज़ाम लगा रहा है, जिस पर इल्ज़ाम लग रहा है, वो मुल्क भी इसको तस्लीम करे कि हाँ जी मैं इस फोरम पर आके अपना केस डिफेंड करने के लिए तैयार हूँ। नवाज़ शरीफ साहब ने एक तो उस चीज़ को मान लिया जो कि नहीं मानना चाहिए था। दूसरा, उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से एक जो उस पैनल में जजेस के एक जज की सीट खाली थी जिसकी नॉमिनेशन पाकिस्तान ने करनी थी। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान का केस है, पाकिस्तान का मुकदमा है, और वहाँ पर पाकिस्तान के तरफ से जो जज है नवाज़ शरीफ साहब ने उसको अपॉइंट ही नहीं किया। यानी इस हद तक फैसिलिटेट किया, चुप साध ली। और मैं कहता हूँ ये देखें कितने, अब ये शर्म की बात है, इस वक्त जो नून लीग के लीडर हैं ये नवाज़ शरीफ साहब को डिफेंड कर रहे हैं, उनकी इंडिया दोस्ती को डिफेंड कर रहे हैं। और उस वक्त अब ये वज़ारत ख़ारजा के अफसरान खुल रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी के वो फंडामेंटल्स जो कायद आज़म के ज़माने से तय किए गए थे, उनके साथ किस तरह इन्होंने बलात्कार किया, किस तरह अपने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए उन तमाम फंडामेंटल्स को तब्दील किया। और अब समझ में आती है कि क्यों वज़ीर ख़ारजा का ओहदा नवाज़ शरीफ साहब ने अपने पास रखा। क्या वो हासिल करना चाहते थे? भारत की खुशनुदी, इसलिए कि अमेरिका खुश हो, इसलिए
कि उनके इक़्तिदार को थोड़ा दवाम हासिल हो, इसलिए कि उनके बच्चों का बिज़नेस बढ़ सके। ये कोई शर्म नहीं आई सोचते हुए किसी को कि ये सब कुछ आप जो कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं एट द कास्ट ऑफ मासूम कश्मीरीज। बहरहाल अब ये चीज़ें आ रही हैं और सामने पता इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक्सपोज हो गए ये लोग और आवाम तक ये बात चली गई। और फिर मुझे इमरान खान साहब की वो बात याद आ रही है कि खुदा के लिए जिस वक्त आप वोट देते हैं तो ऐसे शख्स को वोट ना दें जिसके बाहर मोहल्लात हैं। तो ये बात आप उसमें ऐड कर लें कि वो लोग जो अमेरिका को, बरतानिया को, भारत को खुश करने के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के फंडामेंटल से डिविएट कर रहे हैं, कोई भी हो उसको वोट ना दें। ये अब पाकिस्तान के अवाम का फ़ैसला होगा और ये उनको अपने जहन में रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि मोदी मजबूर हो गया था, ट्वीट किया उसने कि सार्क के मामले, सार्क ममालिक की जो लीडरशिप है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आना चाहिए। तो पाकिस्तान ने इस बात को तस्लीम कर लिया और फिर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया, जो हमारे हेल्थ के एडवाइज़र हैं, और उसमें मकबूजा कश्मीर का जिक्र हुआ, लॉकडाउन का जिक्र हुआ। देखें पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन है कोरोना वायरस की वजह से, तो थोड़ा दुख का एहसास हो रहा होगा लोगों को कि कश्मीरियों के साथ क्या गुजर रही है। लेकिन अब कश्मीर के अंदर से भी कोरोना वायरस के मरीज़ों की मौजूद होने की इतलात मिली हैं, तो पाकिस्तान ने बड़े भरपूर अंदाज में सार्क में इस बात को पॉइंट आउट किया। और अब अगर टीमें जाती हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, तो फिर वो वहाँ की जो एट्रॉसिटीज़ हैं उसके हवाले से दुनिया को फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है कि वो इंडिया जो सार्क तंजीम को बिल्कुल कोई अहमियत नहीं देता था, उसके इजलासों में नहीं आता था, वहाँ पर पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करके उन्होंने, मोदी ने कहा कि जी पाकिस्तानी भी इसमें शरीक हों। और ख्वाहिश तो उसकी थी कि वो इमरान खान से बात करना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को भेजा। उन्होंने बड़ी हिम्मत से, बहादरी से कश्मीर का जिक्र किया, लॉकडाउन का जिक्र किया। और अब सार्क ममालिक के जो हैं, जो टीम्स हैं, अगर वो कश्मीर जाती हैं, मकबूजा कश्मीर, तो फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो जुल्म हो रहा है कश्मीरियों के साथ, एक ओपननेस होगी। और भारत जो इतने अरसे से कोशिश कर रहा है कि कश्मीरियों का हौसला तोड़े, ये खबर कि पाकिस्तान भी उनके लिए बात कर रहा है, सार्क ममालिक में बात हो रही है और अब उनकी टीमें आ रही हैं और थोड़ा ओपनिंग हो रही है, उनका हौसला बढ़ेगा, उससे उनकी हिम्मत कम नहीं होगी। क्योंकि भारत का मंसूबा ये है कि जितना मर्ज़ी टाइम लगे कर्फ्यू रखो, उनके कारोबार तबाह करो, बच्चों की एजुकेशन तबाह करो, उनका हौसला तोड़ो और फिर उसके बाद आरएसएस के गुंडे भेजो वहाँ पे, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ पर या कब्ज़ा कर लें या उसको ख़रीद लें। और ये जो कश्मीर की मूवमेंट है वक्त के साथ साथ ये दम तोड़ जाएगी। इन हालात में ज़बरदस्त डिप्लोमेसी पाकिस्तान की, और इस विंडो को उन्होंने बड़े सही अंदाज में यूज़ किया है, अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट किया है। और ये कश्मीर में ये मैसेज देने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है कि कश्मीरियों आप तनहा नहीं हो, पाकिस्तानियों का दिल आपके साथ धड़क रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मज़ीद आती जाएगी, अनफोल्ड होती जाएगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।